हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपका पार्ट 2 होगा। और इससे पहले पार्ट 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। और जो भारत का संविधान है उससे संबंधित अन्य टॉपिक जो हैं, जिसमें संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की विशेषताएं, संशोधन भाग 1, भाग 2, ये सारे जो टॉपिक हैं हम कंप्लीट करा चुके हैं। और चैनल पर इसकी जो वीडियोज़ है वो डाले हुए हैं और उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी गई है, जहां पर आप एक ही जगह पर सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन, ये लास्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, जिसमें से पार्ट 1 जो हम करा चुके हैं, आज ये पार्ट 2 है। तो ये आज कंप्लीट करा के आज ये टॉपिक फाइनल हो जाएगा, भारतीय संविधान। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का ये पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है उसके संबंध में कथन पूछा गया है कि इन तीनों में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। पहला, राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन ए है सही है कि 5 लाख रुपए प्रतिमाह राष्ट्रपति का वेतन है वर्तमान समय में। ऑप्शन बी है, इन पर आयकर भी नहीं लगाया जाता, यानी कि इनकम टैक्स इन पर नहीं लगता। जो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, तो इस पर जो है कोई भी आयकर या फिर टैक्स नहीं लगता। और ऑप्शन सी है, इनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। तो ऑप्शन सी भी सही है कि इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये सही हैं। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन करना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है। तो जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है, ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये कार्यपालिका शक्ति है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, जिसमें वो वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो इन तीनों में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बताना है कि कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। तो इन ऑप्शंस में कौन सी ऐसी शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए देखते हैं पहले, संसद का अभिन्न अंग होना, सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, संसद के सदनों का प्रथम अधिवेशन आहूत या संबोधित करना, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, लोकसभा का विघटन करना, ऑप्शन सी भी सही है, ये भी विधायी शक्ति के ही अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी, संयुक्त बैठक को संबोधित करना, ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन ई है, विधेयक या धन विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति देना, ये भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन एफ है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, तो ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के ही अंतर्गत आता है। तो इसके जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ, सभी ऑप्शन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत सही है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन जी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक देख लेते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की ये संयुक्त बैठक को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संबोधित करता है। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो ये भी ऑप्शन बी भी सही है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो होता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति, यानी राष्ट्रपति अगर स्वीकृति नहीं देता तो वो कानून नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने वीटो शक्ति के तहत रोक सकता है। यानी उसमें ये पावर होती है कि आर्टिकल 111 के तहत उसे ये पावर दी गई है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक हो उसे राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति के तहत रोक सकता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सही। उपरोक्त सभी कथन जो दिए गए हैं वो सही हैं राष्ट्रपति के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्तियाँ हैं? तो स्वयं विवेक यानी खुद के जो विवेक से वो कर सकता है, तो वो शक्तियाँ कौन कौन सी है ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए है, विधेयक को रोक कर रखना। तो सही है, वो स्वयं विवेक से विधेयक को रोक कर रख सकता है। ऑप्शन बी है, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। तो ये भी वो अपने स्वविवेक यानी कि स्वयं से कह सकता है। और ऑप्शन डी है, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन ई, संसद को संदेश भेजना। तो ऑप्शन ई भी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। तो इनमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, पांचों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एफ, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ही राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन एफ याद रखिए। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, इनमें आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति से संबंधित और भारतीय संविधान के जो प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें पूरा संविधान के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कवर किए गए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका परीक्षा में कोई भी कहीं से भी जो है संविधान का क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी वो छूटेगा नहीं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जिस पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधेयक को स्वीकृति देना। विधेयक को स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है इस विषय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विधेयक को सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये तीनों ही कथन, जिनमें पहला है धन विधेयक,
दूसरा नए राज्यों के नाम व नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक, और तीसरा है संचित निधि से व्यय करने से संबंधित विधेयक। ये तीनों विधेयक को सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होती है। तो इसका जो फाइनल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं? तो इनमें से पूछा गया कि वित्तीय शक्तियां कौन सी हैं। तो पहला है आकस्मिक निधि का गठन, जो कि अनुच्छेद 267 में है, सही है। ऑप्शन बी है वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 में दिया गया है। तीसरा है बजट अनुच्छेद, जो कि 112 में दिया गया है। तो ये तीनों ही सही हैं वित्तीय शक्तियों से संबंधित। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती हैं? तो इनमें से कौन सी शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो ये ऑप्शन सही है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। और ये भी सही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और किस में होती है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में होती है? अनुच्छेद 217 के तहत होती है। ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट से सलाह, जो कि अनुच्छेद 143। और क्षमादान ऑप्शन डी 72, यानी कि जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं वो ये चारों हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। और इसमें देखो कितने क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत, सुप्रीम कोर्ट से सलाह अनुच्छेद 143 के तहत, और क्षमादान अनुच्छेद 172 के तहत। 1 2 3 4 ये और प्लस ये 5, यानी 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंतर्गत बन रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो गया आपके लिए। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित है? तो जो राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित है, यानी कि किन किन कारणों रीज़न पर वो सज़ा को माफ़ कर सकता है? तो ऑप्शन ए है क्षमा पूर्णतः माफ़ कर सकता है, सही। ऑप्शन बी है लघुकरण, सज़ा की प्रकृति बदल दी जाती लेकिन सज़ा कम नहीं होती, यानी कि सज़ा को कम कर दिया जाता है। लघुकरण मतलब छोटा कर देना जो है। और तीसरा है परिहार, सज़ा की अवधि कम कर दी जाती है, यानी अवधि इसमें कम कर दी जाती है। और विराम, शारीरिक कारण से सज़ा पर रोक, यानी कि शारीरिक कारण है जैसे कि कोई कमी है या कोई बीमारी वगैरह है तो इसमें सज़ा पर रोक लगा दी जाती है। प्रविलंबन, क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए सज़ा पर रोक, यानी याचिका जब दायर की गई है तो उस पर विचार जब तक नहीं किया जा सकता तब तक सज़ा पर रोक लगी रहती है। तो ये जो पांचों कथन हैं ये राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन सही है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में। तो राइट आंसर ऑप्शन एफ याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो माने या फिर ना माने। 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, कि यानी कि सलाह दिया गया तो उसे वो माने या ना माने वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट भी इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि हम इस पर सलाह नहीं दे सकते तो कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता कि नहीं आपको ये सलाह देनी ही पड़ेगी इस पर।
तो ये तीनों ही कथन अनुच्छेद 143 के संबंध में सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 143 के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है? तो पहला है, तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होता है, सही है। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों ही सेनाओं का प्रमुख होता है। और ऑप्शन बी, सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। और ऑप्शन सी है, युद्ध या शांति की घोषणा। युद्ध या शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये तीनों ही कथन राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के संबंध में सही है। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के कथन बारे में सही कथन दिए गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के दौरान किसके वेतन के में कटौती नहीं की जा सकती? तो अगर वित्तीय आपातकाल होता है तो उसमें किसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती वित्तीय आपातकाल के दौरान भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र मामला जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो वह एकमात्र ऐसा मामला कौन सा है जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था और ये एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के कूटनीति शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर है? तो 50 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि पहला है जो कि राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना, सही। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधि राष्ट्रपति के नाम से होना। ये दोनों ही ऑप्शन राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति से संबंधित हैं। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती इनमें? इसका ऑप्शन है सी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के स्वविवेक से ये जो है नियुक्त होते हैं। तो 53 का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, ये तीनों ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किए जाते हैं। इसका फाइनल उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो किस राज्य से संबंधित थे? तो वो थे बिहार राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के क्रम में वे 12वें राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के संबंध में। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वीवी गिरि जी। वीवी गिरि जी अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान जीतने वाले राष्ट्रपति थे। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद जी। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के क्रम से भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो व्यक्ति के क्रम से भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरि जी। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो वे कौन से भारत के जो राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी जी। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। तो ये रहे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन पार्ट 2 ये था। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को ये वीडियो प्राप्त हो और सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। और जो भारत के संविधान से संबंधित अन्य टॉपिक हैं वो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में या फिर ऐसे ही वीडियोस में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे इकट्ठे एक ही जगह पे सारे वीडियो डाले गए हैं, जिनमें से संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भाग 1, संशोधन, नागरिकता, भारत के संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, सारे अलग अलग टॉपिक के वीडियोस बने हैं जिनके क्वेश्चन आपको आराम से आसानी से मिल सकते हैं। और अगर ये पूरा संविधान आप पढ़ लेते हैं तो ये इनमें के जो सारे क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में संविधान से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये जो जानकारी दी गई है पसंद आई होगी। और आगे की जो वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जो आने वाली अगली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।